दोस्तों नमस्कार सभी को और आप सभी का स्वागत है प्रकाश सर जीके ग्रुप में एक बार फिर से। और अपने 3 पार्ट हैं इसके कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हैं आपके सामने, चौथा पार्ट, जिसके अंदर अपने करेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इससे पहले अपने 1919 तक का एक्ट है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट 1935 की बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है 1919 के बाद लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या मुख्य जो कारण थे उसको देख लेते हैं। और उससे पहले अपने 1919 का अधिनियम कर चुके हैं। तो 1919 का अधिनियम जब लागू हुआ उस समय यह निर्धारित किया गया था कि 10 वर्ष के बाद, यानी मतलब 1929 में 1919 के एक्ट की समीक्षा की जाएगी और इसकी व्याख्या करेंगे कि इसका क्या नुकसान हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन यह आना था 1929 में, एक कमीशन की स्थापना होनी थी। लेकिन उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, और उनकी आगे ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। तो उनको लग रहा था कि आने वाले चुनावों में अगर लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो एटली नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो साथ है, वो यहाँ पर जो भारतीय हैं, क्रांतिकारी हैं, उनका साथ देंगे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि जो कमीशन हमने इसकी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए लाना है वो 1929 के बजाय 1927 में ही ले आते हैं। इसीलिए चर्चिल ने निर्धारित किया और साइमन कमीशन भारत भेजा। और साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। मतलब वैसे तो 1929 में आना चाहिए था, लेकिन यह 1927 2 वर्ष पहले ही आ गया 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए। 1919 के एक्ट की जांच के लिए आया था यह साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7 सदस्य शामिल थे इसमें, और सभी सदस्य हैं वो अंग्रेज थे। मतलब भारत का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था, सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इस कारण भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। इसे श्वेत कमीशन कहा क्योंकि इसमें सभी जो अधिकारी थे वो अंग्रेज थे, भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसकी आलोचना की गई भारतीयों के द्वारा क्योंकि एक्ट 1919 का जो बनाया गया था वो किसके लिए था, वो भारतीयों के लिए था, और उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी भारतीयों का ही था, उन्हें करनी थी। लेकिन फिर भी इस श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन की बात करें तो सभी अंग्रेज है वो थे और कोई भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और इसका विरोध हुआ बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भारत में। जैसे ही साइमन कमीशन है वो भारत पहुँचा, उसके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और इसी आधार पर 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने कुछ मांग की। जैसे सबसे महत्वपूर्ण मांग की बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट में, वो की थी डोमिनियन स्टेट की। डोमिनियन स्टेट की मांग है वो इसमें मुख्य रूप से रखी गई थी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा है वो मिलना चाहिए। मतलब हमें अपने आंतरिक जो भी प्रशासन है भारत का उस पर नियंत्रण भारतीयों का होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
और बाहरी जो भी विदेश नीति है उस पर चाहे आप नियंत्रण हो, ब्रिटेन का हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आंतरिक प्रशासन है वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। कि मतलब हमें पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें केवल आप डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो, वो ही पर्याप्त है। इसमें मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। इसके अलावा और क्या मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, वो देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया था कि जो उत्तरदायी शासन शब्दों का बारे में आपको बताया था 1919 के एक्ट में, उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया। वो 1919 के एक्ट में किया गया था, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से यह निर्धारित किया, मांग की गई कि उत्तरदायी शासन है वो पूर्ण रूप से केंद्र में लागू किया जाए। मतलब आंशिक रूप से लागू हुआ था 1919 में उत्तरदायी शासन, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से केंद्र में लागू करने का मांग है वो इसमें रखी गई नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। उसके अलावा इसमें कहा गया कि प्रांतों को केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए। केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए, यह निर्धारण भी इसमें किया गया। इस नेहरू रिपोर्ट में मांग है वो रखी गई थी कि केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए सभी प्रांतों के ऊपर। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात है वो भी इसमें रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मांग है वो भी इसमें रखी गई थी इसके माध्यम से। और उसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की मांग है वो भी इसमें रखी गई थी। तो ये कुछ मांगे थी जो नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लागू है भारत में, मुस्लिमों के लिए अलग है, यूरोपियों के लिए अलग है, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग है और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग है, वो सारी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। यह मांग भी 1919 के एक्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और इस नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख अध्यक्ष थे उनको स्वीकार नहीं थी ये बातें जो नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी अलग से मांगें रखी जिन्हें 14 सूत्री मांगें कहा जाता है। और 14 सूत्री मांगें में से मुख्य मांग ये थी उनकी मूल रूप से भारत का विभाजन। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि हमें अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र अलग मिलना चाहिए, अलग राज्य की मांग वो कर रहे थे और वो भारत का विभाजन चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने 14 सूत्री मांग है मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। तो 14 सूत्री मांगें रखी गई 1929 में, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1929 में 14 सूत्री मांगें रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। मतलब नेहरू रिपोर्ट में तो यह मांग हुई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे उसके अधिवेशन की, तो उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो रखी थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य है वो चाहिए इस समय। और उसके बाद 30 नवंबर
1949 को, सॉरी 30 नवंबर 1930 को, सॉरी 30 जनवरी 1930 को मतलब यहाँ पर लाहौर अधिवेशन है वो 1929 में हुआ, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, तो यह पूर्ण स्वराज्य पर ही स्वीकार था, इन्हें और कुछ स्वीकार नहीं था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया 26 जनवरी 1930 को। और इसी को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान जो है वो भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। वैसे बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये जो दिन है वो यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और 1930 के बाद 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए अंग्रेजों और भारतीयों के बीच समझौता वार्ता करने के लिए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 31 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो बुलाया गया। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता है वो की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी तीनों गोलमेज सम्मेलनों की। और महात्मा गांधी है वो 1931 में भाग लेने गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और इसी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू करने की मांग की। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की मांग की कि जो दलित हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली है वो होनी चाहिए, अलग क्षेत्र होना चाहिए निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए, इसकी मांग है वो रखी दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि जो दलित हैं यह हिंदुओं का ही भाग माने जाते हैं, हिंदुओं का भाग ही हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इनको अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली है इन पर लागू नहीं हो सकती। इसका विरोध किया, तो इसीलिए विवाद ज़्यादा बढ़ने के कारण यह उन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है बिना किसी निर्णय के समाप्त कर दिया गया। उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा 1932 में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत लागू किया गया 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। इसके तहत दलितों को पृथक से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो लागू हो गई दलितों के लिए भी, दलितों पर भी लागू कर दी गई अलग से। और इससे महात्मा गांधी है वो नाराज हो गए। महात्मा गांधी को
उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था, यरवंदा जेल में थे। उस समय महात्मा गांधी यरवंदा जेल में थे पूना की, और वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके विरोध में पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दलितों के लिए लागू की गई थी, इसके विरोध में उन्होंने यरवंदा जेल में, जो पुणे में आती है, वहां से इन्होंने आमरण अनशन है वो शुरू कर दिया था। और उसके बाद इनके मध्य समझौता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, जिसे पूना समझौता कहते हैं। तो पूना समझौता किया गया डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। पूना समझौता के तहत यह निर्धारित किया गया कि जो सांप्रदायिक प्रणाली लागू की गई है दलितों के लिए, उसको समाप्त किया जाए। तो उसको समाप्त कर दिया गया इस समझौते के तहत, और दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, मतलब उनको आरक्षित कर दी गई सीटें, कुछ सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई कि यहाँ से केवल दलित है वो ही चुनाव है वो लड़ सकते हैं और नहीं लड़ सकता, इसलिए आरक्षित कर दी गई सीटें। और जो सांप्रदायिक प्रणाली है, निर्वाचन की जो प्रणाली है, उसको समाप्त कर दिया गया। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और दूसरा आता है आरक्षण। आरक्षण और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोनों अलग अलग चीज़ है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में ये होता है कि इसके अंतर्गत जहां ये निर्वाचन क्षेत्र लागू किया जाता है सांप्रदायिक आधार पर, वहां पर वोट देने का अधिकार केवल उन्हें ही मिलता है जो संप्रदाय जिसके लिए ये निर्वाचन प्रणाली निर्धारित है। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, तो वहां पर जो भी उम्मीदवार खड़े होते थे चुनाव में, तो उनको वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिमों का ही था, दूसरे संप्रदाय के लोग उनको वोट नहीं दे सकते थे। और लेकिन अगर बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण में यह व्यवस्था होती है कि उसको चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो उनको मिला, लेकिन मत उसमें कोई भी दे सकता था, उसके लिए स्वतंत्र था। लेकिन जो चुना जाएगा मुख्य चुनावों में सदस्य, वो अधिकार है उन्हें दे दिया गया, उनको क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना, आरक्षण और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। तो इस तरह से यह दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई और जो सांप्रदायिक प्रणाली शुरू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया पूना समझौते के तहत। इसके बाद ये तो था अपने 1935 का एक्ट लागू होने से पहले की अगर बात करें, तो उसके बाद एक्ट लागू हुआ भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या नए उपबंध है वो जोड़े गए, उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे बड़ा जो उपबंध जोड़ा गया वो था अखिल भारतीय संघ बनाया गया। अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर अखिल भारतीय संघ बनाया गया, क्योंकि ये बना ही नहीं, कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। यहाँ पर एक प्रयास भर किया गया था अखिल भारतीय संघ बनाने का, क्योंकि संघ का मतलब ये है कि सभी प्रांतों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना दिया जाए, मतलब एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाए सभी को। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और वर्तमान में अगर बात करें तो हमारा जो भारत देश है यह एक राज्यों का संघ है। अपने कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत यहाँ पर की गई थी, यहाँ कोशिश की गई थी, वो बाद में स्वतंत्रता के बाद इसको लागू किया गया था। इस समय यह लागू नहीं हो पाई थी जो कोशिश की गई थी 1935 के अधिनियम। तो अखिल भारतीय संघ की शर्तें क्या थी, पहले तो वो देख लेते हैं। इसमें शर्त यह थी कि इस अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत
11 मुख्य ब्रिटिश प्रांतें थी, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको शामिल होना अनिवार्य था। मतलब जो 11 ब्रिटिश प्रांतें थी और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनका इसमें शामिल होना अनिवार्य था और देशी रियासतों का शामिल होना ऐच्छिक था। मतलब उनके लिए यह अनिवार्य नहीं था। देशी रियासतें चाहे तो इसमें शामिल हो सकती थी और ना चाहे तो ना हो सकते। इसीलिए देशी रियासतें जो है वो इसमें शामिल नहीं हुई और जो अखिल भारतीय संघ बनाने का जो सपना देखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया और यह इसका अस्तित्व है वो कभी नहीं बना। और यह पहला जो उपबंध है वो रखा गया था इसमें जो अस्तित्व में नहीं आया। उसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें कि कौन सा उपबंध जोड़ा गया दूसरा, वो आता है प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता मिली। इस एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो लागू कर देगी। मतलब जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है उसकी स्थापना हो गई यहाँ पर प्रांतों में। मतलब जो केंद्र का नियंत्रण था उसको हटा लिया गया और वहाँ पर विधानमंडलों की स्थापना है वो हो गई। और विधानमंडल कौन कौन सा था? इसके 2 सदन थे। पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। ये जो विधान परिषद होती थी ये उच्च सदन होता था और जो विधानसभा होती थी यह निम्न सदन होता था। तो ये 2 विधानमंडलों 2 सदनों की स्थापना हो गई विधानमंडल के तहत। द्विसदन बना दिए गए यहाँ पर और उनको प्रशासन करने का या नियंत्रण करने का अधिकार है उन्हें प्रांतों को प्राप्त हो गया। और यहाँ पर रियासत प्रांतें जो जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, कौन कौन सी प्रांतें थी? वो थी बम्बई, बिहार, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत और उसके अलावा असम। ये जो प्रांतें थी जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो लागू कर दी, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांतें मानी जाती है। मुख्य बड़ी बड़ी ब्रिटिश प्रांतें थी ये बम्बई, बिहार, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है इन 6 प्रांतों में लागू कर दी गई। उसके बाद इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। और द्वैध शासन ये दोहरा शासन होता है जिसे अपने पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि 1919 के एक्ट में द्वैध शासन लगाया गया था प्रांतों पर, डायरकी भी जिसको कहा जाता है। तो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया और द्वैध शासन के अंतर्गत इसके जो कार्य होते थे उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। जो आरक्षित विषय जो होते थे उन पर नियंत्रण करता था गवर्नर जनरल,
अपनी परिषद के माध्यम से, और जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर नियंत्रण करता था गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सहायता से। तो भारतीय मंत्रियों की सहायता से वो प्रशासन करता था। मतलब दोनों जगह प्रशासन तो वैसे तो गवर्नर अंतिम रूप से गवर्नर जनरल ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी परिषद, अपनी परिषद की सलाह से वो करता था। लेकिन यहाँ पर वो भारतीय मंत्रियों की जो सलाह से कार्य करता था, जो हस्तांतरित विषय होते थे। तो इन दो भागों में बांट दिया गया था यहाँ पर प्रशासन को, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो यह केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उसके अलावा अगर बात करें इसी एक्ट की, तो इसी 1935 के भारत सरकार एक्ट के माध्यम से ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना अक्टूबर 1937 में की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी 1937 में। और ये आपको बता दें कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पहला जो एक्ट लागू हुआ था 1773 में। 73 के एक्ट से 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बना था बाद में सबसे पहले। लेकिन उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हुई अक्टूबर 1937 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में था और इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर जो है प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे इस संघीय न्यायालय के, और 6 अन्य न्यायाधीश थे। उन 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय शामिल थे। उनका नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। तो ये 2 भारतीय हैं, वो इस संघीय न्यायालय में शामिल थे। वैसे 6 का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, अपने को ये 2 नाम याद करने वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर जैकब और M.S. सुल्तान। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे मॉरिस गवेयर। ये जो था संघीय न्यायालय, ये ध्यान रखना इसके विरुद्ध अपील, मतलब ये सर्वोच्च नहीं था, अपने आप में सर्वोच्च नहीं था ये न्यायालय। इसके विरुद्ध शिकायत है वो कहाँ की जा सकती थी, अपील कहाँ की जा सकती थी, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। जो हमारा पहले 1774 में कोलकाता में न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसके विरुद्ध भी अपील अपने कहाँ कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल। और ये मान सकते हैं प्रिवी काउंसिल क्या थी, यह ब्रिटेन की मंत्रिमंडल थी और वही निर्णय लेती थी अंतिम रूप से। तो अपील इसकी भी, ये भी सर्वोच्च नहीं था, संघीय न्यायालय जो बनाया गया था इसकी अपील भी अपने कर सकते थे प्रिवी काउंसिल में। तो ये हो गया, इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसी एक्ट के तहत संघ और प्रांतों के जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। वो पहली बार इसी एक्ट में किया गया 1935 के भारत सरकार एक्ट के माध्यम से ही, कि शक्तियां जो थी संघ व प्रांतों की, उनको अलग अलग बांट दिया गया और 3 भागों में बांट दिया गया। संघ सूची में 3 सूचियां बना दी गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची
और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां बना दी गई इसके माध्यम से। और इनमें जो विषय थे 59 विषय शामिल किए गए, इसमें 54 विषय शामिल किए गए और इसमें 36 विषय है वो शामिल किए गए थे। तो ये मुख्य थे जो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्तीय सूची है वो बनाई गई। 59, 54 और 36 विषय है इसमें शामिल किए गए थे। तो इन विषयों को बांट दिया गया था। वर्तमान में भी हमारे अगर संविधान में वर्णन पढ़े तो हमारे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियां हैं वो अलग अलग 3 सूचियों में बांट दी गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। तो इसी तरह से 1900 अगर ये कह सकते हैं कि कहाँ से ग्रहण किया गया है इसे, इन सूचियों को, तो वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें, हमारे जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, मुख्य बड़ा बैंक माना जाता है आरबीआई, इसकी स्थापना भी इसी एक्ट के तहत की गई थी। आरबीआई की स्थापना है वो भी इसी एक्ट में की गई। और उसके अलावा रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो भी इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो भी इस एक्ट में हुई। शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों में, वो भी इसी के तहत हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें तो वो भी इसी एक्ट के माध्यम से किए गए थे। उसके अलावा अपने बात कर लेते हैं कि ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, इस पर भारतीय राजनेताओं द्वारा काफ़ी आलोचना भी की गई। और आलोचनाएं देख लेते हैं किस किसने क्या क्या आलोचना है वो की थी। तो मुख्य नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना करते हुए इसके बारे में लिखा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कि इसे दास्ता का चार्टर कहा है। दास्ता का चार्टर की संज्ञा है वो दी गई। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है, लेकिन इंजन नहीं है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए लिखा कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन इसमें नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी आलोचना आई। उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको बिल्कुल सड़ा हुआ बताया है और बिल्कुल बेकार की संज्ञा है वो इसको दी है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो लागू हुआ। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही हमने ये ध्यान रखना, इसके अंदर कुल 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद थे इसके अंदर 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और हमने सबसे ज़्यादा लगभग 80% संविधान है, 80% संविधान कहाँ से ग्रहण किया है, इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही ग्रहण किया है। तो इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।